लिटिल हैंगल्टन के ग्रामीण अभी भी इसे रिडल हाउस कहते हैं, भले ही रिडल परिवार को वहां रहते हुए कई साल हो गए हों। ये गांव के सामने एक पहाड़ी पर खड़ा था। इसकी कुछ खिड़कियों पर बोर्ड लगे थे, छत से टाइलें गायब थीं और इसके चेहरे पर बेतरतीब ढंग से आईवी फैली हुई थी। कभी एक शानदार दिखने वाला मनोर घर और आसपास के मीलों तक आसानी से सबसे बड़ी और भव्य इमारत, रिडल हाउस अब नम, परित्यक्त और खाली हो गया था। लिटिल हैंगल्टन सभी इस बात पर सहमत थे कि पुराना घर डरावना था। आधी सदी पहले वहां कुछ अजीब और भयानक हुआ था, कुछ ऐसा जिसे गांव के पुराने निवासी अभी भी चर्चा करना पसंद करते थे जब गपशप के लिए विषय कम होते थे। कहानी को इतनी बार उठाया गया था और इतनी जगहों पर उकेरा गया था कि अब कोई भी निश्चित नहीं था कि सच्चाई क्या थी। हालांकि कहानी का हर संस्करण एक ही जगह से शुरू हुआ, 50 साल पहले, एक सुंदर गर्मी की सुबह, जब रिडल हाउस अभी भी अच्छी तरह से रखा हुआ और प्रभावशाली था। एक नौकरानी ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया और तीनों रिडल्स को मृत पाया। नौकरानी चिल्लाती हुई पहाड़ी से नीचे गांव में भागी और जितने लोगों को जगा सकती थी जगाया। आंखें खुली रखकर लेटे हुए, बर्फ की तरह ठंडे, अभी भी अपने खाने के कपड़ों में। पुलिस को बुलाया गया और लिटिल हैंगल्टन का पूरा इलाका हैरान करने वाली जिज्ञासा और बेपरवाह उत्साह से उबल पड़ा। किसी ने भी रिडल्स के बारे में बहुत दुखी होने का नाटक नहीं किया, क्योंकि वे सबसे आलोकप्रिय थे। बुजुर्ग मिस्टर और मिसेस रिडल अमीर, घमंडी और असभ्य थे, और उनका बड़ा बेटा टॉम अगर कुछ भी हो तो उससे भी बुरा था। सभी गांव वालों को अपने हत्यारे की पहचान की चिंता थी, क्योंकि स्पष्ट रूप से 3 स्वस्थ दिखने वाले लोग एक ही रात में प्राकृतिक कारणों से नहीं मरे थे। हैंग्ड मैन। गांव के पब ने उस रात खूब धमाल मचाया। पूरा गांव हत्याओं पर चर्चा करने के लिए उमड़ पड़ा। उन्हें अपने घर की आग छोड़ने का इनाम तब मिला जब रिडल्स का रसोइया अचानक उनके बीच आया और अचानक शांत हो गए। पब में घोषणा की कि फ्रैंक ब्रायस नामक एक व्यक्ति को अभी-अभी गिरफ्तार किया गया है। कई लोग चिल्लाए, फ्रैंक कभी नहीं। फ्रैंक ब्रायस रिडल्स का माली था। वो रिडल हाउस के मैदान में एक जर्जर झोपड़ी में अकेला रहता था। फ्रैंक युद्ध से बहुत ही अकड़न भरे पैर के साथ लौटा था और उसे भीड़ और तेज आवाजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, और तब से वो रिडल्स के लिए काम कर रहा था। रसोइये के लिए पेय खरीदने और अधिक विवरण सुनने के लिए भीड़ थी। हमेशा से ही उसे अजीब लगता था। उसने उत्सुकता से सुन रहे ग्रामीणों से अपनी चौथी शेरी के बाद कहा, अमित्र जैसे मुझे यकीन है कि अगर मैंने उसे एक बार 1 कप चाय की पेशकश की है तो मैंने उसे 100 बार की है। कभी घुलना मिलना नहीं चाहता था। वो कभी घुलना मिलना नहीं चाहता था। बार में बैठी एक महिला ने कहा। उसने एक कठिन युद्ध लड़ा था फ्रैंक। उसे शांत जीवन पसंद है, यह कोई कारण नहीं है। फिर पीछे के दरवाजे की चाबी किसके पास थी? रसोइया चिल्लाया। जहां तक मुझे याद है, माली के कॉटेज में एक अतिरिक्त चाबी लटकी हुई थी। कल रात किसी ने दरवाजा नहीं खोला, कोई खिड़कियां नहीं टूटी। फ्रैंक को बस इतना करना था कि हम सब सोते समय बड़े घर में घुस जाएं। गांव वालों ने एक दूसरे को गहरी निगाहों से देखा। मुझे हमेशा लगता था कि उसके चेहरे पर एक पूरा भाव है ना? बार में बैठे एक आदमी ने बड़बड़ाया। अगर तुम मुझसे पूछो तो युद्ध ने उसे मजाकिया बना दिया, मकान मालिक ने कहा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं फ्रैंक के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहूंगा, है ना? कोने में बैठी एक उत्साहित महिला ने कहा।
भयानक गुस्सा, डॉट ने उत्साह से सिर हिलाते हुए कहा। मुझे याद है जब वो बच्चा था। अगली सुबह तक लिटिल हैंगल्टन में शायद ही किसी को संदेह था कि फ्रैंक ब्रायस ने रिडल्स को मार दिया था, लेकिन ग्रेट हैंगल्टन के पड़ोसी शहर में अंधेरे और गंदे पुलिस स्टेशन में फ्रैंक लगातार ये दोहरा रहा था कि वो निर्दोष था, और रिडल्स की मौत के दिन घर के पास उसने जो एकमात्र व्यक्ति देखा था वो एक किशोर लड़का था, एक अजनबी काले बालों वाला और पीला। गांव में किसी और ने ऐसा कोई लड़का नहीं देखा था, और पुलिस को पूरा यकीन था कि फ्रैंक ने उसे गढ़ा था। फिर जब फ्रैंक के लिए चीजें बहुत गंभीर लग रही थीं, रिडल्स के शवों की रिपोर्ट वापस आई और सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने इससे अजीब रिपोर्ट कभी नहीं पढ़ी थी। डॉक्टरों की एक टीम ने शवों की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि रिडल्स में से किसी को भी जहर नहीं दिया गया था, चाकू नहीं मारा गया था, गोली नहीं मारी गई थी, गला नहीं घोटा गया था, दम नहीं घोटा गया था, या जहां तक वे बता सकते थे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। बिल्कुल भी नहीं। रिडल्स सभी पूर्णतः स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, इस तथ्य को छोड़कर कि वे सभी मर चुके थे। डॉक्टरों ने नोट किया, जैसे कि शवों में कुछ गड़बड़ खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित हों, कि रिडल्स में से प्रत्येक के चेहरे पर भय की झलक थी। लेकिन जैसा कि निराश पुलिस ने कहा, जिसने भी सुना कि 3 लोग मौत से डर गए। चूंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि रिडल्स की हत्या की गई थी, इसलिए पुलिस को फ्रैंक को जाने देना पड़ा। रिडल्स को लिटिल हैंगल्टन चर्च यार्ड में दफनाया गया था और उनकी कब्रें कुछ समय के लिए जिज्ञासा की वस्तु बनी रहीं, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए। और संदेह के बादल के बीच फ्रैंक ब्राइस रिडल हाउस के मैदान में अपनी झोपड़ी में लौट आया। जहां तक मेरा सवाल है, उसने उन्हें मार डाला और मुझे परवाह नहीं है कि पुलिस क्या कहती है, हैंगमैन में डॉट ने कहा। और अगर उसमें थोड़ी भी शालीनता होती तो वो यहां से चला जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि उसने ये किया है। लेकिन फ्रैंक नहीं गया। वो रिडल हाउस में रहने वाले अगले परिवार के लिए बगीचे की देखभाल करने के लिए रुका, और फिर अगले परिवार के लिए, क्योंकि कोई भी परिवार लंबे समय तक नहीं रहा। शायद ये आंशिक रूप से फ्रैंक की वजह से था कि नए मालिकों ने कहा कि इस जगह के बारे में एक बुरा एहसास था जो निवासियों की अनुपस्थिति में जीर्णता में गिरने लगा। रिडल हाउस का मालिक, जो अमीर आदमी इन दिनों वहां रहता था या उसका कोई उपयोग नहीं करता था, गांव में कहा जाता था कि उसने इसे कर कारणों के लिए रखा था, हालांकि कोई भी स्पष्ट नहीं था कि ये क्या हो सकते हैं। हालांकि अमीर मालिक ने फ्रैंक को बागवानी करने के लिए भुगतान करना जारी रखा। फ्रैंक अब अपने 70वें जन्मदिन के करीब था। बहुत बहरा, उसका खराब पैर पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया था, लेकिन उसे अच्छे मौसम में फूलों की क्यारियों के इर्द गिर्द घूमते देखा जा सकता था। भले ही खरपतवार उस पर चढ़ने लगे थे, चाहे वो उन्हें दबाने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर रहा हो। खरपतवार ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिससे फ्रैंक को जूझना पड़ता था। गांव के लड़कों ने रिडल हाउस की खिड़कियों से पत्थर फेंकने की आदत बना ली थी। वे लॉन पर अपनी साइकिल चलाते थे, जिसे साफ रखने के लिए फ्रैंक बहुत मेहनत करता था। 1 या 2 बार वे चुनौती के लिए पुराने घर में घुस गए। वे जानते थे कि घर और मैदान के प्रति पुराने फ्रैंक का समर्पण लगभग एक जुनून था, और उन्हें उसे बगीचे में लंगड़ाते हुए, अपनी छड़ी लहराते हुए और उन पर कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। फ्रैंक अपने हिस्से के लिए ये मानता था कि लड़के उसे परेशान करते थे क्योंकि वे अपने माता पिता और दादा दादी की तरह उसे एक हत्यारा समझते थे। इसलिए जब अगस्त में एक रात फ्रैंक की नींद खुली और उसने पुराने घर में कुछ अजीबोगरीब देखा, तो उसने बस यही मान लिया कि लड़के उसे सजा देने की कोशिश में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। फ्रैंक के खराब पैर ने उसे जगाया। बुढ़ापे में उसे पहले से भी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो उठा और अपने घुटने की अकड़न को कम करने के लिए अपने गर्म पानी की बोतल को फिर से भरने के विचार से लंगड़ाता हुआ रसोई में गया। सिंक पर खड़े होकर केतली भरते हुए उसने रिडल हाउस की तरफ देखा और उसकी ऊपरी खिड़कियों में रोशनी चमकती हुई देखी। फ्रैंक को तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। लड़के फिर से घर में घुस आए थे और रोशनी की टिमटिमाती गुणवत्ता को देखते हुए उन्होंने आग लगा दी थी।
फ्रैंक के पास कोई टेलीफोन क्विडिच विश्व कप मेरे प्रभु, वर्मटेल ने कहा। फ्रैंक ने अपनी उंगली और भी जोर से अपने कान में दबाई। मुझे माफ करें, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता हमें विश्व कप खत्म होने तक क्यों इंतजार करना चाहिए। क्योंकि मूर्ख, इस समय जादूगर दुनिया भर से देश में आ रहे हैं और जादू मंत्रालय से हर दखल देने वाला व्यक्ति असामान्य गतिविधि के संकेतों की तलाश में ड्यूटी पर होगा, पहचान की जांच और दोबारा जांच करेगा। वे सुरक्षा को लेकर जुनूनी होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मुगलों को कुछ पता चल जाए, इसलिए हम इंतजार करते हैं। फ्रैंक ने अपने कान को साफ करने की कोशिश करना बंद कर दिया। उसने जादू मंत्रालय, जादूगर और मगल शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना था। स्पष्ट रूप से इनमें से प्रत्येक अभिव्यक्ति का मतलब कुछ गुप्त था और फ्रैंक केवल 2 प्रकार के लोगों के बारे में सोच सकता था जो कोड में बात करेंगे, जासूस और अपराधी। फ्रैंक ने अपनी छड़ी को एक बार फिर से कस लिया और ध्यान से सुनने लगा। तो फिर आपका आधिपत्य अभी भी दृढ़ है? वर्मटेल ने शांत स्वर में कहा। निश्चित रूप से मैं दृढ़ हूं वर्मटेल। अब ठंडी आवाज में धमकी का एक स्वर था। एक हल्का विराम आया और फिर वर्मटेल बोला। शब्द उसके मुंह से तेजी से निकल रहे थे, मानो वह खुद को ये कहने के लिए मजबूर कर रहा था इससे पहले कि वह अपना साहस खो दे। ये हैरी पॉटर के बिना भी किया जा सकता था मेरे प्रभु। एक और विराम, अधिक लंबा, और फिर हैरी पॉटर के बिना। दूसरी आवाज में धीरे से सांस ली। मैं समझ गया मेरे प्रभु, मैं ये लड़के की चिंता से नहीं कह रहा हूं, वर्मटेल ने कहा। उसकी आवाज कर्कश रूप से बढ़ रही थी। लड़का मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस इतना है कि अगर हम किसी और जादूगर या जादूगरनी का इस्तेमाल करें, कोई भी जादूगर, तो ये काम और भी जल्दी हो सकता है। अगर आप मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दें, आप जानते हैं कि मैं खुद को सबसे प्रभावी ढंग से छिपा सकती हूँ। मैं किसी उपयुक्त व्यक्ति के साथ 2 दिन में वापस आ सकती हूँ। मुझे किसी और जादूगर की जरूरत है, ठंडी आवाज ने धीरे से कहा। यह सच है मेरे प्रभु, ये समझ में आता है, वर्मटेल ने कहा, अब पूरी तरह से राहत महसूस करते हुए। हैरी पॉटर पर हाथ डालना बहुत मुश्किल होगा, वह इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित है, और इसलिए आप स्वेच्छा से मेरे लिए एक विकल्प लाने के लिए जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, शायद मुझे पालने का काम आपके लिए थकाऊ हो गया है। वर्मटेल, क्या योजना को छोड़ने का यह सुझाव मुझे छोड़ने के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं? लेकिन आप बहुत ज्यादा ताकतवर लगते हैं मेरे प्रभु। झूठा, दूसरी आवाज ने सांस ली। मैं ज्यादा ताकतवर नहीं हूं, और कुछ दिन अकेले ही मुझे उस थोड़ी सी सेहत से वंचित कर देंगे जो मैंने आपकी अनाड़ी देखभाल के तहत हासिल की है। चुप रहो। वर्मटेल, जो बेतरतीब ढंग से बड़बड़ा रहा था, तुरंत चुप हो गया। कुछ सेकंड के लिए फ्रैंक को आग की चिंगारी के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर दूसरा आदमी एक बार फिर बोला, फुसफुसाहट में जो लगभग फुफकार थी। मेरे पास लड़के का उपयोग करने के अपने कारण हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया है, और मैं किसी और का उपयोग नहीं करूंगा। मैंने इंतजार किया है 13 साल, कुछ और महीने कोई फर्क नहीं डालेंगे। लड़के के इर्द गिर्द सुरक्षा के लिए मुझे विश्वास है कि मेरी योजना कारगर होगी। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत की जरूरत है वर्मटेल। हिम्मत तुम्हें मिलेगी जब तक कि तुम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के क्रोध की पूरी हद तक महसूस नहीं करना चाहते। मेरे प्रभु, मुझे बोलना चाहिए, वर्मटेल ने कहा। अब उसकी आवाज में घबराहट थी। हमारी पूरी यात्रा के दौरान मैंने अपने दिमाग में योजना बनाई है मेरे प्रभु। बढ़ता जॉर्किंस का गायब होना लंबे समय तक किसी की नजर में नहीं आएगा, और अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर मैं हत्या करता हूं, अगर, दूसरी आवाज फुसफुसाई, अगर तुम योजना का पालन करते हो वर्मटेल, तो मंत्रालय को कभी पता नहीं चलेगा कि कोई और मर गया है। तुम इसे चुपचाप और बिना किसी उपद्रव के करोगे। मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं इसे खुद कर सकूं, लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति में। आओ वर्मटेल, एक और मौत और हैरी पॉटर तक हमारा रास्ता साफ है। मैं तुम्हें इसे अकेले करने के लिए नहीं कह रहा हूं। उस समय तक मेरा वफादार सेवक हमसे फिर से जुड़ जाएगा। मैं एक वफादार सेवक हूं, वर्मटेल ने कहा। उसकी आवाज में उदासी का हल्का सा निशान था। वर्मटेल, मुझे दिमाग वाले किसी व्यक्ति की जरूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वफादारी कभी डगमगाई ना हो, और दुर्भाग्य से तुम दोनों में से कोई भी जरूरत पूरी नहीं करते। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, वर्मटेल ने कहा, और अब उसकी आवाज में निश्चित रूप से एक उदास धार थी। मैंने ही तुम्हें ढूंढा था। मैं तुम्हारे लिए बर्था जॉकिंस लाया हूं। यह सच है, दूसरे आदमी ने कहा, जो हंस रहा था। मैं तुमसे ऐसी प्रतिभा की उम्मीद नहीं कर सकता था वर्मटेल। हालांकि सच कहा जाए तो जब तुमने उसे पकड़ा था तो तुम्हें नहीं पता था कि वो कितनी उपयोगी होगी, है ना? मैंने सोचा था कि वो उपयोगी हो सकती है मेरे प्रभु। झूठा, दूसरी आवाज ने फिर से कहा। क्रूर मनोरंजन पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि उसकी जानकारी अमूल्य थी।
इसके बिना मैं कभी भी हमारी योजना नहीं बना पाता, और इसके लिए तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा, वर्मटेल। मैं तुम्हें मेरे लिए एक जरूरी काम करने दूंगा, जिसे करने के लिए मेरे कई अनुयायी अपना दाहिना हाथ देंगे। क्या सच में, मेरे प्रभु? क्या? वर्मटेल फिर से भयभीत लग रहा था। आह वर्मटेल, तुम नहीं चाहते कि मैं आश्चर्य को खराब कर दूं? तुम्हारा हिस्सा बिल्कुल अंत में आएगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें बर्था जोड़किंस की तरह ही उपयोगी होने का सम्मान मिलेगा। तुम वर्मटेल की आवाज अचानक कर्कश लग रही थी, मानो उसका मुंह बहुत सूख गया हो। तुम मुझे भी मारने वाले हो? वर्मटेल, वर्मटेल, ठंडी आवाज ने रेशमी ढंग से कहा। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैंने बर्था को इसलिए मारा क्योंकि मुझे मारना था। मेरे सवालों के बाद वो किसी काम की नहीं रही, बिल्कुल बेकार। वैसे भी अगर वो छुट्टियों में तुमसे मिलने की खबर लेकर मंत्रालय वापस जाती तो अजीब सवाल पूछे जाते। जादूगर जो मर चुके हैं, उन्हें सड़क किनारे सराय में जादू मंत्रालय की चुड़ैलों से नहीं टकराना चाहिए। वर्मटेल ने इतनी धीमी आवाज में कुछ कहा कि फ्रैंक उसे सुन नहीं पाया, लेकिन इससे दूसरे आदमी को हंसी आ गई, एक पूरी तरह से बेपरवाह हंसी, उसकी बोली की तरह ठंडी। हम उसकी याददाश्त को बदल सकते थे, लेकिन स्मृति मंत्र एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा तोड़े जा सकते हैं, जैसा कि मैंने उससे सवाल करके साबित किया। वर्मटेल, उससे जो जानकारी मैंने निकाली है, उसका इस्तेमाल ना करना उसकी याददाश्त का अपमान होगा। गलियारे में बाहर फ्रैंक को अचानक एहसास हुआ कि उसकी छड़ी को पकड़ने वाला हाथ पसीने से फिसलन भरा था। ठंडी आवाज वाले आदमी ने एक महिला को मार डाला था। वो बिना किसी पश्चाताप के इस बारे में बात करना, मनोरंजन के साथ, वो खतरनाक था, एक पागल, और वो और हत्याओं की योजना बना रहा था। ये लड़का हैरी पॉटर जो भी था, खतरे में था। फ्रैंक जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। अब अगर कभी पुलिस के पास जाने का समय था, वो घर से बाहर निकलेगा और सीधे गांव में टेलीफोन बॉक्स की ओर बढ़ेगा। लेकिन ठंडी आवाज फिर से बोल रही थी और फ्रैंक वहीं खड़ा रहा, अपनी पूरी ताकत से सुनता हुआ। एक और हत्या, हॉगवर्ट्स में, मेरा वफादार नौकर। हैरी पॉटर मेरे जितना ही अच्छा है, वर्मटेल, ये तय है। अब कोई बहस नहीं होगी। लेकिन चुप रहो, मुझे लगता है कि मैं नागिनी को सुन रहा हूं। और दूसरे आदमी की आवाज बदल गई। उसने ऐसी आवाजें निकालनी शुरू कर दी जो फ्रैंक ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो सांस लिए बिना फुफकार रहा था और थूक रहा था। फ्रैंक ने सोचा कि उसे किसी तरह का दौरा पड़ रहा होगा। और फिर फ्रैंक ने अंधेरे गलियारे में अपने पीछे हलचल सुनी। उसने मुड़कर देखा और पाया कि वो डर के मारे स्तब्ध है। अंधेरे गलियारे के फर्श पर कुछ उसकी ओर रेंग रहा था, और जैसे जैसे वो आग की रोशनी के करीब पहुंचा, उसे भय के रोमांच के साथ एहसास हुआ कि यह एक विशाल सांप था, कम से कम 12 फीट लंबा। भयभीत, स्तब्ध, फ्रैंक ने देखा कि उसका लहराता हुआ शरीर फर्श पर मोटी धूल के बीच एक चौड़ा, घुमावदार रास्ता बनाता हुआ और करीब आता जा रहा था। उसे क्या करना था? भागने का एकमात्र साधन उस कमरे में था जहां 2 आदमी हत्या की साजिश रच रहे थे। फिर भी अगर वो जहां था वहीं रहा तो सांप निश्चित रूप से उसे मार देगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपना निर्णय लेता, सांप उसके बराबर था, और फिर अविश्वसनीय रूप से, चमत्कारिक रूप से वो गुजर गया। वो दरवाजे के बाहर ठंडी आवाज द्वारा की गई थूकने फुफकारने की आवाजों का अनुसरण कर रहा था, और सेकंड में उसकी हीरे जैसी पैटर्न वाली पूंछ की नोक दरार से गायब हो गई थी। अब फ्रैंक के माथे पर पसीना था और छड़ी पर हाथ कांप रहा था। कमरे के अंदर ठंडी आवाज लगातार फुफकार रही थी, और फ्रैंक को एक अजीब विचार, एक असंभव विचार आया। ये आदमी सांपों से बात कर सकता था। फ्रैंक को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। वो किसी भी चीज़ से ज्यादा अपने बिस्तर पर अपने गर्म पानी की बोतल के साथ वापस जाना चाहता था। समस्या ये थी कि उसके पैर हिलना नहीं चाहते थे। जैसे ही वो वहाँ कांपता हुआ और खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करता हुआ खड़ा था, ठंडी आवाज़ अचानक फिर से अंग्रेजी में बदल गई।
नागिनी के पास दिलचस्प खबर है वर्मटेल, उसने कहा। वास्तव में मेरे प्रभु, वर्मटेल ने कहा। वास्तव में हाँ, आवाज ने कहा। नागिनी के अनुसार इस कमरे के ठीक बाहर एक बूढ़ा मुगल खड़ा है जो हमारी हर बात सुन रहा है। फ्रैंक को खुद को छिपाने का मौका नहीं मिला। कदमों की आवाज आई और फिर कमरे का दरवाजा खुला। भूरे बालों, नुकीली नाक और छोटी छोटी पानी भरी आंखों वाला एक छोटा गंजा आदमी फ्रैंक के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर डर और चिंता का मिश्रण था। उसे अंदर बुलाओ वर्मटेल, तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? ठंडी आवाज आग के सामने पुरानी कुर्सी से आ रही थी, लेकिन फ्रैंक वक्ता को नहीं देख पा रहा था। दूसरी ओर सांप सड़ते हुए चूल्हे के गलीचे पर किसी पालतू कुत्ते की तरह कुटिल होकर बैठा था। वर्मटेल ने फ्रैंक को कमरे में बुलाया। हालांकि अभी भी वो बहुत हिल रहा था। फ्रैंक ने अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और दहलीज पर लंगलाते हुए चला गया। कमरे में रोशनी का एकमात्र स्रोत आग थी। इसने दीवारों पर लंबी मकड़ी जैसी परछाइयां डाली। फ्रैंक ने कुर्सी के पीछे की ओर देखा। उसके अंदर बैठा आदमी उसके नौकर से भी छोटा लग रहा था, क्योंकि फ्रैंक उसके सिर के पीछे भी नहीं देख सकता था। तुमने सब कुछ सुना मुगल? ठंडी आवाज ने कहा। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? फ्रैंक ने विद्रोही भाव से कहा। क्योंकि अब जब वो कमरे के अंदर था, अब जब किसी तरह की कार्रवाई का समय आ गया था, तो वो पहले से ज्यादा बहादुर महसूस कर रहा था। युद्ध में हमेशा ऐसा ही होता था। मैं तुम्हें मुगल कह रहा हूं, आवाज ने ठंडे स्वर में कहा। इसका मतलब है कि तुम जादूगर नहीं हो। मुझे नहीं पता कि जादूगर से तुम्हारा क्या मतलब है, फ्रैंक ने कहा। उसकी आवाज स्थिर होती जा रही थी। मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने आज रात पुलिस को दिलचस्पी दिखाने के लिए पर्याप्त सुना है। मैंने सुना है तुमने हत्या की है और तुम और भी योजना बना रहे हो, और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा, उसने अचानक प्रेरणा पर कहा। मेरी पत्नी जानती है कि मैं यहां हूं, और अगर मैं वापस नहीं आया, तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है। ठंडी आवाज ने बहुत धीरे से कहा। कोई नहीं जानता कि तुम यहां हो। तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम आ रहे हो। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से झूठ मत बोलो मुगल, क्योंकि वो जानता है, वो हमेशा जानता है। क्या यह सही है? फ्रैंक ने कठोरता से कहा। भगवान, क्या यह सही है? ठीक है, मैं तुम्हारे शिष्टाचार के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, मेरे भगवान। घूमो और एक आदमी की तरह मेरा सामना करो, क्यों नहीं? लेकिन मैं एक आदमी नहीं हूं मुगल, ठंडी आवाज ने कहा। अब आग की लपटों के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं एक इंसान से कहीं बढ़कर हूं, लेकिन क्यों नहीं, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। वर्मटेल, आओ मेरी कुर्सी घुमाओ, नौकर ने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने मेरी बात सुनी वर्मटेल? धीरे धीरे अपना चेहरा सिकोड़ते हुए, जैसे कि वो अपने मालिक और चूल्हे के गलीचे के पास जाने के बजाय कुछ और करना चाहता था। छोटा आदमी आगे बढ़ा और कुर्सी घुमाने लगा। सांप ने अपना बदसूरत त्रिकोणीय सिर उठाया और कुर्सी के पैरों के गलीचे पर फंसने पर थोड़ा फुफकारा, और फिर कुर्सी फ्रैंक के सामने थी और उसने देखा कि उसमें क्या बैठा था। उसकी छड़ी जमीन पे गिर गई। उसने अपना मुंह खोला और चीख निकाली। वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसने कभी भी कुर्सी पे मौजूद चीज के शब्द नहीं सुने। जब उसने छड़ी उठाई, एक हरी रोशनी चमकी, एक तेज आवाज हुई और फ्रैंक ड्राइस गिर पड़ा। वो जमीन पे गिरने से पहले ही मर चुका था। 200 मील दूर हैरी पॉटर नाम का लड़का अचानक जाग गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे चैप्टर 2, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।